कि भैरव को अपने खंजर की ताकत का एहसास होता है। राघव की जान बचाने में सफल रहता है, पर हादसे से डरकर भैरव ये फैसला लेता है कि वो हर किसी को अपने खंजर की ताकत का एहसास होता है। राघव की जान बचाने में सफल रहता है, पर हादसे से डरकर भैरव ये फैसला लेता है कि वो हर किसी से, खासतौर से दामिनी से एक दूरी बनाकर रहेगा, ताकि त्रिशिराज भैरव तक पहुंचने के लिए उनका इस्तेमाल ना कर सके। राघव को लेने विष कन्या आती है, जो भैरव के सामने दो रास्ते रखती है। या तो खामोशी से राघव को सौंप दिया जाए, या फिर युद्ध जिसमें कई मासूम लोग मारे जाएंगे। भैरव सोच में पड़ जाता है। अब आगे। सामने खड़ी विष कन्या ने भैरव को बड़ी दुविधा में डाल दिया था। वो किसी भी हाल में राघव को नहीं दे सकता था और न ही किसी भी निर्दोष इंसान को खतरे में डालना चाहता था। क्या कोई तीसरा रास्ता है? नहीं, पर हमने देखा कि तुम अपने वार में भी अपनी मर्यादा का पालन करते हो। चाहते तो माया को मार सकते थे, पर तुमने निहत्थी लड़ी, इसलिए हम तुम्हें एक शर्त रखने की इजाजत देते हैं। भैरव ने कुछ देर सोचा, उसके बाद कहा, ठीक है, तो फिर आप सबकी युद्ध की चुनौती मैं स्वीकार करता हूं। बस आप किसी भी मासूम व्यक्ति को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकती हैं। मैं अकेले ही आप सबका सामना करूंगा। विष कन्या ने हंसना शुरू किया। हम वीर हो, पर हमारी ताकत का अपमान कर रहे हो भैरव। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम सबसे अकेले लड़ सकते हो? नहीं, शायद मारा भी जाऊं, पर मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं कर सकता और ना ही किसी मासूम की मौत का जिम्मेदार बन सकता हूं। इससे बेहतर है कि आप लोगों के हाथों मारा जाऊं। विष कन्या बिना उकसाए किसी पे हमला नहीं करती भैरव। क्या तुम्हें सच में लगता है कि राघव मासूम है? आपसे बात करने के बाद मेरी समझ में आया है कि शायद अनामिका, माया, किसी के हाथ की कठपुतली बनके मुझे मारने आई थी। तुम्हें? हाँ, शायद त्रिशिराज ने उसे भेजा था। विष कन्या ने 2 कदम पीछे लिए। त्रिशिराज के नाम पर पेड़ पे बैठी सारी विष कन्या उड़ के नीचे उनके पास आ गईं, जैसे वो इस नाम से डर के तैयारी कर रही हूं। कौन हो तुम? मुझे नहीं पता, बस इतना जानता हूं कि त्रिशिराज मुझे हर हाल में मारना चाहता है। भैरव नहीं जानता था कि वो इन विष कन्याओं को ये सब क्यों बता रहा है, पर पहली बार खुल के किसी से ये सारी बातें कहना भैरव के दिल का बोझ जैसे हल्का कर रही थी। विष कन्या अब उसे दूसरी नजर से देख रही थी। शायद नफरत, शायद शक, शायद डर, या शायद तीनों। उनमें से एक ने कहा, क्या हम तेजस को देख सकते हैं? तेजस? भैरव को समझ नहीं आया। विष कन्याएं एक दूसरे को देखने लगी। ये झूठ बोल रहा है, इसे युद्ध चाहिए, हम इसे युद्ध देते हैं। भैरव के दिमाग में आवाज गूंजी, तेजस यानी मैं तुम्हारे वास्ते रोशन करता चलूंगा सारे रास्ते। भैरव ने अपना खंजर निकाला तो सारी विष कन्या 4 कदम पीछे हो गईं और भैरव को हैरत से देखने लगीं। तो तुम हो तेजस्वी? जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। नहीं, मैं भैरव हूं। तेजस्वी, इतने बरसों तुम्हारा इंतजार किया है उन लोगों ने जो काली ताकतों से रोज लड़ते हैं। क्या विष कन्या काली ताकत नहीं? भैरव को लगा कि शायद उसने कोई गलत सवाल किया है, पर विष कन्या ने ऐसे जवाब दिया जैसे वो इस सवाल का कई बार जवाब दे चुकी हो और उसे ये सुनने की आदत हो। विष कन्या कोई काली ताकत नहीं, बस एक हथियार है जो दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हथियार अच्छे बुरे दोनों लोगों के हाथों में हो सकता है, वैसे विष कन्या भी अच्छे बुरे दोनों हाथ लग सकती है, पर बगैर किसी के उकसाए हम उस पर हमला नहीं करते। अगर तुम वही हो जो तुम कह रहे हो, तो ये जानो कि हम तुम्हारे साथ हैं। कई सदियों से लोग तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। भैरव की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अभी तक ये सब उसके खून की प्यासी थी। अब इन सब की आवाज में भैरव को नरमी और आंखों में भैरव से उम्मीद दिख रही थी। भैरव के चेहरे पर उसके दिल की परेशानी साफ दिख रही थी। विष कन्या समझ गई कि अब तक भैरव को किसी ने कुछ सही से नहीं बताया है। उसने उसके खंजर की तरफ इशारा किया। तेजस को तेजस इसलिए कहा गया है क्योंकि यही है जो तुम्हारी लड़ाई के रास्ते में रोशनी करेगा, ताकि तुम अपने मकसद में कामयाब हो। तुम्हारी लड़ाई जिस ताकत से है, उस ताकत का शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है भैरव। उसको दुनिया के सबसे बड़े महर्षियों ने मिलकर एक माया जाल में कैद किया है। वो
काली शक्तियों के सहारे वहां से निकलने की कोशिश करता रहता है, उन्हीं काली शक्तियों के सहारे वो लोगों के दिमाग में भी घुसता है। वो इतना ताकतवर है कि वो तुम्हारे दिमाग में भी जाकर तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर सकता है, पर तुम्हें कमजोर नहीं होना है। ये रास्ता मुश्किल है, पर तुमसे बहुत लोगों को आस है। उनकी आस मत तोड़ना भैरव, क्योंकि अगर तुम पीछे हट गए तो वो दुनिया अपने कब्जे में कर लेगा। ये बड़ी लड़ाई है, इसमें कई लोग बलि चढ़ेंगे, कई लोग तुम्हारे साथ लड़ेंगे, लेकिन तुम्हें अर्जुन की तरह हमेशा मछली की आंख को देखना है, सिर्फ मछली की आंख। भैरव को ऐसा लगा जैसे विषकन्या ने उसका दिमाग पढ़ के उससे ये सारी बातें कही हों। विषकन्या की बातों से भैरव के दिल से एक बोझ सा उतरा। उन्होंने भैरव से सर झुका के अलविदा ली। फिर एक एक करके सब विषकन्या वापस चिड़िया बनी और उड़ गई। भैरव ने तेजस की तरफ देखा। जब कोई आवाज नहीं आई तो वो राघव की तरफ बढ़ गया। राघव की हालत अभी भी बहुत नाजुक थी, पर भवानी ने भैरव को बताया कि उन्हें पड़ोसी राज्य बीर के लिए निकलना होगा। भवानी ने भैरव से कहा, समझदारी से काम लेना होगा भैरव। अब तक बीर में छोटी रानी सा के अलावा कभी किसी ने दखल नहीं दिया है, इसलिए हम में से कोई भी ठीक से वहां के हालात नहीं जानता है। पर राजा साहब के छोटे भाई मतलब राजकुमारी के चाचा भी तो वहां रहते हैं। भवानी ने कुछ देर उसकी तरफ देखा, फिर बोला, इस सुंदर और बड़े महल की सबसे बड़ी कमी जानते हो भैरव? भैरव ने ना में सर हिलाया। यह कच्ची ईंटों का बना मकान है। कब कौन सी ईंट गिर जाए और दीवार को कमजोर कर दे, कुछ नहीं पता। ये ताज जो राजा रानी पहनते हैं ना, ये दूर से देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सच तो ये है कि ये कांटों का बना होता है। जो पहनता है बस उसे चुभता है। मैंने कई साल राजा की सेवा की है, इसलिए जानता हूं कि वो हर वक्त किस पीड़ा से गुजरते हैं। तुम्हें राजकुमारी का साथ निभाना है। उनका रास्ता थोड़ा और मुश्किल है, इसलिए तुम्हें भी ज्यादा सतर्क होना होगा। बस इतना समझो कि किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दुश्मन हर तरफ है। भैरव इस बात को अब काफी अच्छे से समझ चुका था। भैरव जानता था कि भवानी जो कह रहा है सही है। उसे हर वक्त साए की तरह राजकुमारी पर उसे शक था अपने दिल पे, क्या वो राजकुमारी के इतना करीब रहकर भी उनसे दूरी बना पाएगा? भैरव ने कल जिस तरह से राजकुमारी से बात की थी, उसका भी उतना ही दिल दुखा था जितना शायद उसने राजकुमारी का दुखाया। फिर उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। उसे राजकुमारी को त्रिशिराज से दूर रखने के लिए उसका दिल तोड़ना पड़ेगा, और अपना भी। भैरव जब उस दिन महल की तरफ गया तो उसने देखा कि नंदी राजा साहब के साथ तलवारबाजी कर रही है। राजा साहब ने नंदी के लिए उसके जैसी छोटी सी तलवार बनवाई थी। नंदी को राजा साहब सामने वाले से हथियार छीनना सिखा रहे थे। पर अगर मैंने उससे हथियार छीन लिया तो मैं उससे लड़ूंगी कैसे महाराज? राजा साहब हंसे। कभी कभी सामने वाले को मारना ही जीत नहीं होती नंदी, उसे हरा कर भी जीता जा सकता है। उसका हथियार लेकर तुम उसे बिना मारे हरा दोगी और वो जिंदा रहकर भी मर जाएगा, समझी? राजा ने शायद जो समय अपनी बेटी दामिनी को कभी नहीं दिया, उसे वो नंदी के साथ पूरा कर रहे थे। राजा के भी चेहरे पर खुशी और सुकून दोनों था, जैसे वो किसी पाप का पश्चाताप। नंदी ने हाँ में सर हिलाया। भैरव को देखते ही नंदी उसकी तरफ दौड़ी। देखो भैयू, राजा साहब ने मुझे तलवार दी है और कहा है वो खुद मुझे तलवारबाजी सिखाएंगे। भैरव ने राजा को प्रणाम किया। भैरव, तुम्हारी बहन तो हमको लगता है तुमसे भी अच्छी योद्धा बनेगी। भैरव ने गर्व से नंदी को देखा। नंदी एक कान से दूसरे कान तक मुस्कुरा रही थी। भैरव खुश था कि नंदी को आखिर वो सब कुछ मिल रहा है जो उसे नहीं मिला। तभी वहां राजकुमारी दामिनी भी पहुंच गई। भैरव की दामिनी को देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। दामिनी को देखते ही राजा ने कहा, आपके जाने की सब तैयारी हो गई राजकुमारी? जी, दामिनी ने छोटा सा जवाब दिया। और भैरव तुम्हारी? जी राजा साहब, जब आप कहें। बस राघव की हालत अभी ठीक नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो इस ठंड में हमारे साथ इतना लंबा सफर कर पाएगा। भैरव ने नपातुला जवाब दिया। बीर में चीजों को ध्यान की जरूरत है, पर दामिनी हम फिर कहेंगे कि तुम्हारा जाना ठीक नहीं।
पिताजी, हमारा जाना वहां ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे बारे में लोगों की सोच गलत हो गई है। उसे हम खुद वहां जाके ही बदल सकते हैं। दामिनी ने विश्वास के साथ कहा। ठीक है, फिर जैसा तुम ठीक समझो। भैरव साथ रहेगा, इसलिए हम थोड़ा निश्चिंत रहेंगे। तुम लोग कल सुबह ही निकल जाओ। जी। दामिनी और भैरव एक साथ बोले। दामिनी ने भैरव की तरफ देखा, पर भैरव ने नजर उठा के दामिनी को नहीं देखा। उसने राजा साहब से आज्ञा ली और नंदी को लेकर 2 मंजिला हवेली वापस चला गया। नंदी, कल हमें बीर के लिए निकलना है। कुछ दिन में वापस आ जाएंगे, तब तक अपना ध्यान रखना, ठीक है? हमारे ध्यान की तो चिंता मत करो। सुना नहीं राजा साहब क्या बोले? हम तुमसे अच्छे योद्धा हैं। नंदी ने गर्व से सीना फुआ के कहा। अच्छा, बस एक दिक्कत है, ये योद्धा थोड़ा सा छोटा है। भैरव ने बगल में खड़े होकर कमर तक आती नंदी का मजाक उड़ाया। हाँ हाँ ठीक है, छोटा है पर खोटा नहीं है। देख लेना, एक दिन ये छोटा योद्धा ही काम आएगा। भैरव हंसने लगा। ठीक है योद्धा, राघव भैया का भी ध्यान रखना। नंदी ने हाँ में सर हिलाया। तुम यहाँ की चिंता ना करो, वहां की करो। सुनने में आया है, नंदी ने अपना सूचना मंत्री वाला सुर अपनाया, कि जहां राजकुमारी जा रही हैं, वहां राजमहल का बड़ा विरोध है। राजकुमारी और तुम, सब पे खतरा है। नंदी ने अपनी बात खत्म की। भैरव को यह बात कई लोग कई तरह से बता चुके थे, लेकिन असलियत तो वहां जाकर ही पता चल सकती थी। अगले दिन सुबह सुबह भैरव और दामिनी अपने सिपाहियों के साथ बीर के लिए रवाना हो गए। पर ना जाने क्यों भैरव के मन में रह रह के ये ख्याल आ रहा था कि अब वो शायद बिलासपुर नहीं लौटेगा। भैरव ने उस ख्याल को दबाने के लिए घोड़ा थोड़ा आगे कर लिया, लेकिन दामिनी फिर अपने घोड़े को उसके साथ ले आई। भैरव फिर थोड़ा आगे चला गया, दामिनी फिर साथ आ गई, बाकी लोग थोड़ा पीछे रह गए। भैरव ने थक कर कहा, आपको पीछे चलना है, आगे खतरा हो सकता है। भैरव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, खतरा तो साथ लेकर ही चल रहे हैं। राजकुमारी ने भैरव को ताना मारा, पर भैरव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। भैरव, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमें सच में लगा था कि अनामिका एक गरीब बेसहारा लड़की है, इसलिए हमने उसे महल में जगह दे दी। भैरव के दिल में यह बात तीर की तरह लगी। बेचारी दामिनी उसकी नाराजगी की वजह खुद को समझ रही थी, पर वो उसे सच भी तो नहीं बता सकता था। अगर हमें थोड़ा सा भी शक होता तो हम कभी उसे महल में जगह ना देते, और शायद राघव ठीक होता। दामिनी की आवाज में शर्मिंदगी थी। भैरव ने बहुत हिम्मत करके यह फैसला किया कि उसे राजकुमारी की जान बचाने के लिए उसका दिल तोड़ना पड़ेगा। आप अमीरों के साथ यही परेशानी होती है, पहले गलती करके किसी की जान ले लो, उसके बाद माफी मांग लो, और हमारे पास तो आपको माफ करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि आप राजकुमारी हैं। भैरव जानता था कि उसकी एक एक बात दामिनी के दिल पर चोट कर रही थी, पर उसके पास भी और कोई रास्ता नहीं था दामिनी को खुद से दूर रखने का। दामिनी ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर शायद उसका गला रुध गया। वो चुपचाप भैरव के पीछे चली गई। भैरव की खुद की आंखों में आंसू थे, वो भी आगे बढ़ गया। बीर तक का सफर 2 दिन का था, पर भैरव की रफ्तार और मौसम का साथ दोनों ने मिलकर उन्हें शाम होते होते बीर पहुंचा दिया। जैसे ही दामिनी और भैरव बीर में घुसे, उनके होश उड़ गए। सामने खंबे पर 3 लोगों की लाशें टंगी थी। उसके नीचे लिखा था, राजमहल के आदेश अनुसार अनाज चुराने के इल्जाम में इनको मौत की सजा दी जाती है। क्या भैरव की दामिनी से दूरी दामिनी को आने वाली परेशानियों से बचा पाएगी? क्या बीर की समस्या सिर्फ राजनीतिक है या कोई और षड्यंत्र का हिस्सा? क्या भैरव बीर में हो रहे इस षड्यंत्र का पर्दाफाश कर पाएगा या हमेशा के लिए दामिनी को खो देगा? जानने के लिए सुनते रहिए